बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है जागी आंखें देखे ख्वाब नावल का पार्ट 6। शुरू करने के पहले आपको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाला सारे अपडेट्स आपको सही वक्त पर मिलता रहे। और इसका पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 मैं लिंक में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी मम्मी, इसने कारपेट पे माँ के कदमों के पास बैठते हुए सादतमंदी से सर झुकाया। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम ठीक तो हो? जरूरी नहीं कि तुम जो कुछ फिल्मों में देखो इसे फॉलो करने की कोशिश भी करो। तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती हूँ कि नौकर से मोहब्बत महज एक मजाक है। जहांगीर लाख खूबसूरत और शरीफ से ही तुम्हारी डैडी का दामाद नहीं बन सकता। अगर वो भी तुम्हारे साथ इस मजाक में शरीक है तो इसकी इस हमाकत को भरपूर सजा मिलेगी, समझे? अब कहो, क्या कहना चाहती हो? फाखरा राव तल्ख लहजे में कहती चली गई। नैनतारा सुकून से सुनती रही। मम्मी, न तो ये मजाक है और ना ही फिल्म या ड्रामा। मुझे शादी तो करना ही है, तो फिर अपनी पसंद से क्यों ना करूं? जहांगीर मुझे पसंद है। शादी के बाद वो नौकर नहीं रहेगा। आप प्लीज डैडी से कह दें कि मुझे मेरी जिंदगी गुजारने दें। नैनतारा के लहजे की मजबूती और कताद भरे अंदाज ने पल भर के लिए फाखरा राव को गुमसुम कर दिया। सहला का दिल किसी मकीना हादसे की खौफ से तेज से धड़कने लगा। इकलौती बेटी बेतहाशा ओवर जायज और नाजायज लाड़ प्यार और आज़ादी का शिला देने वाली थी। इन्हें मजबूत और अटल रहना होगा। अगर वो लोग इसकी वक्ती जज्बातियत से हार गए तो इन्हें भी सारी जिंदगी बेटी के साथ ही रोना पड़ेगा। अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो नैनी। माँ के सपाट लहजे पर नैनी चौंक गई। आओ शहला। नैनतारा सर झटक कर उठी। सहला अभी यहीं रहेगी, फाखरा ने सख्त लहजे में कहा तो नैनतारा को अंदाजा लगाने में देर न लगी कि अब इसका और जहांगीर का क्या हश्र होने वाला है। वह सुस्त रोई से चलती कमरे से बाहर निकल गई। कब से है ये सिलसिला चल रहा है? फाखरा ने मुतफक्कर होकर पूछा। शायद पहले ही दिन से। डोंट वरी पप्पू, चंद दिनों बाद भूल जाएगी सब। शहला ने इन्हें तसल्ली देना चाहिए। क्या वो लड़का भी? लगता तो नहीं, मैंने हमेशा तो रेजरो ही देखा है। सहला कुछ सोचकर बोली। बड़े घिने होते हैं ये छोटे लोग। ऊपर से शराफत का ढोंग रचाया होगा। अल्लाह ने जरा अच्छी शक्ल क्या दे दी, इसे केश कराने बैठ गए। इसे नैनी बेवकूफ़ को देखो कैसे मर मिठी है। फिलहाल तो इसकी मत मारी गई है, मानेगी नहीं, वरना और ना ही मैं कोई जल्दी करूँगी, क्योंकि नाम नहाद इश्क सर चढ़ के बोल रहा है। बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। फाखरा बेगम का अंदाज खुद कलामी वाला था। सहला अहकमों की तरह नजरें दौड़ा रही थी। तुम इससे कोई बात नहीं करना, चंद दिन इसी तरह गुजरने दो, एक ही बार कैद करूंगी। मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अगर इसके डैडी को पता चल जाए तो न जाने क्या करें। मैं सोच भी नहीं सकती कि नैनी इस किस्म के चीप हरकत करेगी। बाप की बेतौजी ने लड़की को बिगाड़ के रखा है। फाखरा ने नाखूनों से फारिग होने के बाद बालों से रोलर्स निकालते हुए गुस्से से कहा। मैं भी इसे समझाने की कोशिश करूंगी। सहला ने हमदर्दी से इन्हें देखा। बेटे, जरा वार्डरोब से मेरी शाह साड़ी तो निकाल देना, आज क्लब में बहुत ज़रूरी मीटिंग है। फाखरा राव क्लब की सरगर्म थी, जो हफ्ते के 7 दिन ज़्यादा वक्त बाहर ही गुजारती थी। तोज़ा तो आप भी कम ही देती हैं पुप्पू, सहला सोच कर रह गई। आज सहला इसके पास ही रुक गई थी। सहला, मम्मी क्या कह रही थी? नैनतारा ने तन्हाई मिलते ही बेचैनी से पूछा। फिलहाल तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता तुम जरा सोच लो, कहीं नुकसान न उठाना पड़े। सहला ने नाशाहाना अंदाज में कहा। क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? कि जहांगीर मुझसे शादी के बाद दौलत के लिए मुझे कत्ल कर देगा? रब्बिस। नैनतारा ने लापरवाही से सर झटका। ये तो बात की बात है, पहले शादी तक मामला तो पहुंचने दो। सहला को इसके अंदाज पे हंसी आ गई। पहुंचेगा क्यों नहीं? नैनतारा को गुस्सा आ गया। तुम अभी बच्ची हो नैनी, ना जाने जहांगीर ने तुम्हें क्या घोल कर पिला दिया है कि तुम इतनी बहादुर हो गई हो। ये सब कुछ वक्त से पहले नहीं हो रहा? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा और ये यकीन भी होता जा रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
सहला डेक के सामने बैठते हुए हैरानी से कह रही थी, इसकी बेनियाजी और लिए दिए रहने का अंदाज ही तो भाया है, और मैंने मोहब्बत यही देखकर की है। नयनतारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सिर्फ शूरत और स्मार्टनेस ही देखी है ना, वरना इसकी तालीम और स्टेटस एकदम जीरो है। खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरा जा सकता। जिस दिन ये भूत उतर गया तुम्हें जहांगीर से नफरत हो जाएगी। अभी भी वक्त है, सोच लो। सहला ने इसे डराने की कोशिश की। सॉरी यार, अब तो नामुमकिन है। नयनतारा ने तासे भरी मजबूरी से सर हिलाया। अच्छा, वह किस अंदाज में बात करता है, इस तरह के तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता वगैरह वगैरह। सहला ने मज़ीका खेज लहजे में पूछा। वो मुझसे बात ही नहीं करता, आज तक इसने मोहब्बत का एक लफ्ज़ नहीं बोला। बहुत खामोश रहता है। सच संजीदगी में तो और भी अच्छा लगता है। सिर्फ मुझसे मरूब होने की वजह से लफ्ज़ों में इजहार ही नहीं किया। नयनतारा खोई खोई लहजे में बोली। और नज़रों से करता है। सहला ने इसे बगैर देखा। उफ, इसकी आंखें जैसे नीला कांच, और तो देखता ही नहीं, और जब देखता है तो दिल इनकी गहराई में डूबा चला जाता है। नयनतारा तस्वीर में इसे देखते हुए बोली तो सहला का दिल चाहा अपना या इसका सर पीट डाले। इसकी बातों से अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था कि वो एक तरफा मोहब्बत में मुब्तला है। तुम इसके बैकवर्ड घर वालों की कबूल कर लोगी? सहला ने सोचकर एक तीर फेंका। नो, नॉट एट ऑल। नयनतारा ने दो टुक कहा। क्या वो अपने घर वालों को तुम्हारी खातिर छोड़ देगा? सहला सवाल किए गई। इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई। नयनतारा ने सच्चाई से काम लिया। तुम्हारी तो किसी भी टॉपिक पर इसके साथ बात नहीं हुई। क्यों अपने आप को बेवकूफ़ बना रही हो? जरा सी बात के लिए अपनी और इसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम वक्ती तौर पर किसी फिल्म या अफसाने का किरदार बन रही हो, वरना इस बात में कोई हकीकत नहीं है। तुमने सिर्फ इस बात को जिद बना लिया है कि हर अच्छी चीज़ पर तुम्हारा हक है। मैडम, कुछ अच्छी चीज़ों पर गरीबों का भी हक होता है, इसलिए कि ख़ानदान किसी लड़की पे कुर्बान होने दो। तुम्हें अपने ही स्टेटस में एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। सहला धीमे लहजे में रशानियत के साथ बोलती रही, और नयनतारा ने लापरवाही से पांव हिलाने के बाद कमरे में टहलना शुरू कर दिया। सॉरी, इस वक्त मैं तुम्हारी तकरीर पे कोई गिफ्ट नहीं दे सकती। सहला के करीब रुककर गैर संजीदगी से कहा तो सहला क्या सिर चटक कर उड़ गई। देन गो टू होटल। तुम जैसे ठोकर लगने के बाद देन गो टू हेल। तुम जैसे ठोकर लगने के बाद ही संभलते हैं, लेकिन इस वक्त कुछ भी हासिल नहीं होता। फिल्मों ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया है, समझी तुम? सहला ने गुस्से से चीख कर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। और नयनतारा इजी चेयर पे गिरने के से अंदाज में बैठ गई। जब से इसने मिशेल को देखा था, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वो इसके मुकाबले पर हो। कभी तो दिल चाहता कि सारा खेल ही खत्म कर दे, जहांगीर को इसकी दुनिया में वापस जाने दे, लेकिन अब तो शायद वो सचमुच ही इसे चाहने लगी थी। चलो अभी न सही, बाद में तो जहांगीर भी इसके साथ मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। कितनी रूड थी वो मामूली सी लड़की। ओह माय फुट। हाथ में पकड़ा हेयर ब्रश दूर फेंक दिया। जहांगीर को दिन की रोशनी में ही घर में दाखिल होते देखकर मिशेल, जो सहन में लगे नलके के सामने कपड़ों का ढेर लगाए धो रही थी, साबुन लगे हाथों को दुपट्टे से पोंछती अंदर चली गई। साइमा, खालाजान कहाँ है? बहुत भूख लगी है। जहांगीर ने जानबूझकर ऊंची आवाज में पूछा। अम्मा तो आपा के घर गई हैं, साइमा ने बताया। तो फिर खाना तो नहीं पका होगा? जहांगीर फिर मासूमियत से बोला। मिशेल ने जबान दांतों तले दबा ली। मुबादा कुछ मुंह से निकल जाए। बहुत आंसू बहाए थे आज इसने। आपा ने आज तो बहुत मज़े का खाना बनाया है। जाहिदा ने भी बोलना ज़रूरी समझा। यकीनन खत्म हो गया होगा। तुम्हारी आपा ने सारा खा लिया होगा, जहांगीर ने मुंह बनाकर कहा। मैं अभी लेकर आती हूँ। आपा ने तो खाना खाया ही नहीं, साइमा कहकर बावर्ची खाने में चली गई तो जहांगीर जाहिदा को खेल में मशरूफ देखकर अंदर चला गया। मिशेल खिड़की की पट के साथ टेक लगाए खड़ी थी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इसने नदामत भरे लहजे में आहिस्ता से पूछा। जब जरूरत महसूस होगी खा लूँगा, मिशेल ने रूखे लहजे में जवाब दिया। खा लूँगी। देखो, नाराज़ तो मुझे होना चाहिए। मैं इसे अपना घर दिखाने लाया था और तुमने कितने धड़ल्ले से कह दिया कि मेरा इस घर पर कोई हक नहीं और तुम लोग मेरे कुछ नहीं लगते। जहांगीर एक जज्ब के साथ डांटा। तो फिर आपने इसे बताया क्यों नहीं कि मैं आपकी क्या लगती हूँ?
आप इससे इतने खौफजदा और मुताशिर हैं कि कल को वो आपके साथ ज़बरदस्ती शादी भी कर लेगी तो आप कुछ न कर सकेंगे। मिशेल ने भी गुस्से से कह दिया, तुम्हारी हैसियत बताने का अभी वक्त नहीं आया, क्योंकि वो बहुत जज्बाती है। न जाने मालूम होने पर किस हद से गुजर जाती है, और मैं किसी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं इन कच्ची अक्ल वाले मर्दों में से नहीं हूँ जिन्हें दौलत की चमक अंधा कर देती है। मुझे बस वक्त का इंतज़ार है। तुम ना जाने मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करती। जहांगीर ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सिकवा किया, मोहब्बत इंसान को वहमी बना देती है। यूँ फजूल सोचती रहती हूँ। तुम्हें मुझे माफ़ कर दे। आज से एतमाद का वो टापका हुआ। आइंदा कभी शिकायत नहीं करूँगी। मिशेल ने इसके यकीन भरे लहजे पे उथल पुथल होते हुए दिल के साथ कान पकड़े। वादा। जहांगीर ने खुश होकर हाथ फैलाया। मिशेल ने शर्मा कर झिझकते हुए हाथ रखा ही था कि साइमा पहुंच गई। इसने घबरा कर हाथ खींच लिया और जहांगीर भी जल्दी से बाहर निकल गया। जहांगीर दोबारा ड्यूटी पे गया तो सब कुछ वैसा ही था, अलबत्ता अब नयनतारा का इसरार बढ़ गया था कि वो इसके वालिदैन से बात करे। ये कैसे मुमकिन है? मेरा मुंह छोटा है और वो बात बहुत बड़ी। अगर आपके डैडी ने मना कर दिया, जो कि उन्होंने करना है, ये है भी गलत बात। मुझे अपनी औकात याद रखनी चाहिए। मेरे वालिदैन भी कभी नहीं मानेंगे। जहांगीर ने असल बात की तरफ आना शुरू किया। क्यों नहीं मानेंगे? इन्हें और क्या चाहिए? खूबसूरत बहू, बेतहाशा जायदाद, इससे बढ़कर और क्या ख्वाहिश होगी इनकी? मानेंगे तो ठीक है, वरना इनकी गैर मौजूदगी में ही काम हो जाएगा। नयनतारा ने इंतहाई सर्द और मगरूराना लहजे में कहा तो जहांगीर ने हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त हो गई। दिल चाहा इस खुदगर्ज लड़की को शूट कर दे। अब इसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि इतने अरसे से क्यों इसकी बकवास बर्दाश्त कर रहा है, सिर्फ चंद हजार की खातिर। नौकरी खत्म होने से मर तो नहीं जाएगा। इसको तो बहुत पहले इस नौकरी पर लानत भेजकर चले जाना चाहिए था। आज भी सुबह से कॉलेज जाने के बजाय इसे शहर से बाहर निकलने का हुक्म मिला था। इसने भी दिल में ठान लिया था कि नयनतारा से हिसाब बेबाक करके चाबी इसके हाथ में थमाकर चल देगा। ना जाने शहर से कितनी दूर आ चुके थे कि रोड से अब कोई इक्का दुक्का भारी गाड़ी ही गुजर रही थी। गुस्से में न पेट्रोल का ख्याल किया था और न ही पानी का। अचानक ही बोंट की तरफ धुआं उड़ता नजर आया तो जहांगीर ने साइड पे गाड़ी रोक दी और किसी भी एहतियात को तलुक का खातिर रखे बगैर जल्दी से उतरकर बोंट उठा दिया। इसे यूं महसूस हुआ जैसे दोजख की कोई खिड़की खुल गई हो। चेहरे पे आँख सी लगती महसूस हुई तो बख्तियार तकलीफ भरी चीख निकल गई। नयनतारा घबरा कर निकली, क्या हुआ जहांगीर? जहांगीर दोनों हाथों में चेहरा छुपाए घुटने जमीन पर टेके दर्द से कराह रहा था। ओह नो! वो परेशानी से इधर उधर देखने लगी। जहांगीर, तुम पिछली सीट पे लेट जाओ, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। नयनतारा ने इसे सहारा देकर बमुश्किल पिछली सीट पे बिठाया और जहांगीर का जहन तारीक होता गया। वो दूसरी तरफ लुढ़क गया। दूसरी बार होश में आया तो कानों में मुख्तलिफ आवाज़ें तो पड़ रही थी, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ओ खुदाया, मेरी आंखें! बदहवास होकर चेहरे पे हाथ फेरा तो पट्टियों में जकड़ा पाया। जहांगीर, तुम कैसे हो बच्चे? मिशेल के पास खड़ी अम्मा ने बेकरारी से पूछा, जबकि मिशेल तो मुसलसल रोए जा रही थी। राव साहब जहांगीर के ठीक होने तक हॉस्पिटल का खर्चा बर्दाश्त करेंगे, उनके सेक्रेटरी ने रुखसत होते वक्त कहा था। जहांगीर का चेहरा बुरी तरह मुताशिर हुआ था। जहांगीर का खूबसूरत चेहरा मश्क हो गया। अब इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा। न जाने ये जुमला किसने कहा था। वो चौंक कर देखने लगी, मगर ये तो शायद इसके अपने अंदर की आवाज़ थी। इसकी जरा सी भूल जहांगीर के लिए कितनी बड़ी आजमाइश ले आई थी। ओ खुदाया, तूने मेरी ये दुआ क्यों कबूल की? मेरे शक की इतनी बड़ी सजा ना दे मालिक। जहांगीर को ठीक कर दे। बिल्कुल पहले जैसा मुझसे ये पट्टियों में जकड़ा जहांगीर बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे माफ़ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। वो बाहर बेंच पर बैठी रोए जा रही थी। कितने सारे दिन आसियत और अफसरदगी में गुजर गए। नयनतारा भी इसे देखने आ चुकी थी। इसे देखते ही मिशेल का खून खौलने लगता। यही थी इसकी खुशियों की कातिल।
अब तुम इसके पास क्या लेने आती हो? अपना चेहरा तो वो तुम पे कुर्बान कर चुका है, अब क्या है इसके पास? तुम हमें हमारे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? नैनतारा जहांगीर के कमरे से बाहर निकली तो मिशेल दीवाने की तरह चीख पड़ी। मैं इसका इलाज कराऊंगी, इसका प्लास्टिक सर्जरी के लिए बाहर ले जाऊंगी, नैनतारा ने घूरते हुए सख्त लहजे में कहा। वो फिर भी तुम्हारा नहीं बन सकेगा, इसलिए कि वो मुझे चाहता है। इसे तुम्हारी लम्हाती साथ नहीं चाहिए, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मिशेल ने नफरत से सीने पर हाथ मारते हुए कहा। ये वक्त बताएगा कि जहांगीर किसका है। तुम इसके लिए क्या कर सकती हो, कंगाल लड़की। यकीनन जहांगीर अपनी सेहत के लिए दौलत का ही इंतखाब करेगा, समझी? नैनतारा भी तेज लहजे में बोली और तो पास से गुजरती नौश को मुदाखलत करना पड़ी। हम दोनों को कॉरिडोर में ही जंग में मशरूफ थी। प्लीज़ मैडम, मैं जा रही हूँ, इस मेंटल को खुद ही समझा दो। नैनतारा अनखुद से कहकर आगे बढ़ गई तो मिशेल दिलगरफ्ता से जहांगीर के कमरे में आ गई। दूसरे बेड का मरीज शायद छुट्टी कर गया था। आओ मिशेल, अब तो तुम्हें मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं ना? जहांगीर के अफसरदा लहजे में मिशेल का दिल पसमान हो गया। इसने जहांगीर का हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। सब ठीक हो जाएगा, वो बड़ी दिक्कतों से यही कह सकी। वो कैसे? जहांगीर का मायूस लहजा रो दिया। नैनतारा कह रही थी कि वो आपको बाहर ले जाएगी, इसने भीगे लहजे में बताया। तुम मुझे जाने दोगी? जहांगीर ने गर्दन घुमाई। नज़र तो क्या आना था, फिर पट्टियां कल उतरनी थी। आपकी सेहत के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसके बाद आप इससे शादी भी करेंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, मिशेल ने पुरअज़्म लहजे में कहा। कहते हुए दिल अलबत्ता कटा था। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? जहांगीर हंसा, बेबसी सी हंसी। आपकी सोच से भी ज़्यादा, मिशेल ने इसे का हाथ दबाया। तो फिर क्या मैं इतना पागल हूँ कि फूलों भरे रास्ते को छोड़कर कांटों का इंतखाब करूँ? नैनतारा मुझे कहीं भी नहीं ले जा सकती। अब शायद मैं इसे बता सकूँगा कि तुम मेरी कौन हो, लेकिन ये तो पहले की बात थी जब मैं तुम्हारे काबिल था। मगर अब तो शायद मैं खुद भी अपने आप को आईने में ना देख सकूं। जब मैं खुद अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा तो कोई दूसरा कैसे? जहांगीर की आवाज़ धीमी और बोझल हो गई। मिशेल के कहने में जैसे सांस अटकने लगा। 2-3 गहरे सांस खींचकर गोया खुद को बोलने पर आमदा किया। आईने में इंसान वही कुछ देखता है जो देखना चाहता है। अब आपको तैयार करना है खुद। इस एक्सीडेंट के बाद तो पहली मर्तबा आपको वही चेहरा नज़र आएगा जिसे आप देखना नहीं चाहते, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, हत्ता कि आप इस चेहरे के आदी हो जाएंगे। रही मेरी बात तो मैं ये कहूँगी कि जज्बे खूबसूरती या बदसूरती के मोहताज नहीं होते। शायद इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, खूबसूरत अमीरों की कमज़ोरी होती है, हम जैसे साबर और साकर गरीबों की नहीं। मेरे सामने अब दूसरा कोई रास्ता नहीं, मुझे अब कहीं नहीं जाना। मिशेल ने जहांगीर के बेड के गिर्द तवाफ करते हुए संजीदगी से हतमी अंदाज में कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाओ। जहांगीर का कमज़ोर लहजा नदामत में डूब गया। ये क्या कहा आपने? मिशेल तड़प कर इसके सरहाने के करीब हो गई। हाथ बेख्तियार इसके पट्टियों पर भरे चेहरे पर रख दिया तो जहांगीर तकलीफ से कराह उठा। ओह! मिशेल ने शर्मसार होकर हाथ मसल डाले। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं कोई कुर्बानी नहीं दे रही। मैं जो कुछ भी करूँगी अपने लिए ही होगा। मेरी अपनी खुशी है इस बात में, मिशेल भर्राई आवाज़ में बमुश्किल बोल सकी। नहीं मिशेल, ये जज्बातियत है। मैं खुद गर्ज नहीं कहलवाना चाहता। मुझे नहीं मालूम कि मैं आइंदा कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा। तुम्हारा तो कि शायद मैं अपना भी बोझ ना उठा सकूं। तुम किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेना जो तुम्हें सब कुछ दे सके, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की सकत रखता हो, जो एक सेहतमंद इंसान हो। जहांगीर बहुत धीमे लहजे में बोल रहा था। सांस न जाने क्यों फूल रही थी। बात कहकर हाँफने लगा। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और मिशेल के माँ बाप अंदर दाखिल हुए। मिशेल ने एक नज़र में माँ के जारहाना तेवर भांप लिए। वो चोर सी बनकर जहांगीर के बेड से हटकर खिड़की में जा खड़ी हुई। तुझे मैंने यहाँ आने से मना किया था ना? अम्मा की दबी दबी आवाज़ में गुस्सा नुमाया हो रहा था। तो क्या हो गया अम्मा? हम इन्हें तन्हा तो नहीं छोड़ सकते। मिशेल भीगे लहजे में बेबसी से माँ को देख रही कर आहिस्ता से बोली।
घर चल, तेरा बाप ख्याल करेगा इसका, जो होगा जो मुनासिब समझेगा। राव साहब इसे वापस भिजवा देंगे। हमारी जेब में इतनी ताकत नहीं कि एक इजाफी बोझ बर्दाश्त कर सकें। अम्मा खासी बेरहमी से बोली तो मिशेल हैरत से इन्हें देख कर रह गई। अम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? कुछ अर्सा पहले तो आपका इरादा कुछ और था, अब सिर्फ इतनी सी बात के लिए आप जहांगीर से पीछे हट रही हैं। मिशेल कनखियों से जहांगीर की तरफ देखते हुए सरगोशी में बोली, ज़्यादा बातें न बना, हम जो तेरे लिए मुनासिब समझेंगे वही करेंगे। घर चल, शकीला कुछ लोगों को लेकर आ रही है, अब मैं तुझे यहाँ न देखूं। सुन लिया, फजूल फिल्में और रिसाले पढ़ पढ़ कर दिमाग खराब हो गया है। मैंने दो छोटियों को भी किनारे लगाना है। चल मेरे साथ, तेरे अब्बा जहांगीर का बंदोबस्त करके आ जाएंगे। चल भी अब, अम्मा ने एक सांस में फैसला सुनाते हुए बुत बनी मिशेल का हाथ पकड़कर झिंझोड़ा, जो बेयकीनी से अम्मा की तरफ देखे जा रही थी। अम्मा, खुदा के लिए एकदम इतना बड़ा फैसला न करें, मैं जहांगीर को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। मिशेल ने दिल बड़ा करते हुए दो टूक लफ्जे में कह दिया, तू घर चल, सारा इश्क निकाल दूंगी। ये सब कहने की बातें हैं, आटे दाल का भाव और खाली पेट सारा इश्क निकाल देगा। शिद्दत जज्बात से अम्मा की आवाज़ ऊंची हो गई तो मिशेल ने घबरा कर जहांगीर की तरफ देखा। न तो वो मिलो दूर था, न ही बेखबर। कमरे का सुकूत अम्मा की आवाज़ को बहुत अच्छी तरह फैला रहा था। इसके कान अब हर तरह की बात सुनने पर मजबूर थे। शिद्दत कदमों से सुस्त कदमों की चाप पे दिल इसे रोकने के लिए मचल उठा। मिशेल मजीद कोई बात किए बगैर इसे खौफ से बाहर निकल गई कि कहीं अम्मा जहांगीर को ना कुछ सुनाने बैठ जाए। वो मरे मरे कदमों से चलती कॉरिडोर तय करके ये भी तो कर गई, ये भी नहीं देखा कि अम्मा आ रही हैं या नहीं। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 2-3 दिन में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, फिर राव साहब तुम्हें वापस भिजवा देंगे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दो। अब्बा के नर्म लहजे में अम्मा वाली सख्ती नहीं थी, वो काफ़ी मतमहल मिजाज इंसान थे। शुक्रिया चचा जान, आप सब ने पहले ही मेरे साथ बहुत कुछ किया है, मैं बहुत मशकूर हूँ। आप मेरे घर वालों को खबर न करें, मेहरबानी होगी आपकी। जहांगीर ने सर तकिए पे डालते हुए भारी आवाज़ में कहा। क्यों? अम्मा के मुंह से बेख्तियार निकला था, जैसे अब्बा ने तो हाथ हिलाकर नज़रअंदाज कर दिया और जहांगीर ने गोया सुना ही नहीं था। खुदा हाफिज बेटे। अब्बा इसका बाजू थपथपा कर मजीद किसी बात की गुंजाइश न बनते देखकर अम्मा का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। एक आह जहांगीर के होंठों पर दम तोड़ गई। राव साहब और उनकी बेगम एक मर्तबा जहांगीर को देखकर जा चुके थे और इसकी मौजूदा हालत से फाखरा किसी हद तक मुतमईन हो गई थी कि अब यकीनन नैनतारा जहांगीर से दूर हट जाएगी। लेकिन रात ही को नैनतारा ने कहा कि वो जहांगीर को इलाज के लिए बाहर ले जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। पल भर के लिए तो फाखरा सुन सी होकर रह गई थी। इसकी बात पे आप डैडी से कह दें कि तुम्हारा सर, मैं ऐसी कोई फजूल बात नहीं करूँगी। मेरा ख्याल था कि अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ चुका होगा, मगर तुम तो हद से गुजरती जा रही हो। फाखरा की समझ में नहीं आ रहा था कि लाडली बेटी को जबान के अलावा किस अंदाज में समझाएं। प्लीज़ मम्मी, आप तो मेरा साथ दें, वो मेरी वजह से इस हाल को पहुंचा है, मुझे अच्छा लगता है वो। नैनतारा बेचैनी से हाथ मलते हुए कह रही थी। सब अफसानी बातें हैं, कल एक नज़र इसे देख लो, फिर शायद दोबारा नाम भी नहीं लोगी। फाखरा तमशफराना मुस्कुराकर बोली, मम्मी, सर्जरी के बाद फिर वैसा ही हो जाएगा, प्लीज़। नैनतारा ऐसे कह रही थी जैसे कभी किसी मामूली से खिलौनों की जिद किया करती थी। नैनी, होश के नाखून लो। अभी मैंने ये बात तुम्हारे डैडी को नहीं बताई, वो बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे। और अब मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। फाखरा ने जैसे होकर गुस्से से कहा तो पाँव चटकती बाहर निकल गई। फाखरा सर थामे कुछ सोचने लगी। राव साहब इस बात से बेखबर नहीं थे। फाखरा ने महज इसे डराया था, वरना अगर वो दुबदू बाप से बात करती तो शायद वो इसकी मोहब्बत से मजबूर ही हो जाते। इसी खौफ से आजकल नैनतारा से दूर ही रहते थे। शकीला और लड़के के माँ बाप और एक बहन आए बैठे थे। बकौल शकीला, मिशेल इस लिहाज से खुशकिस्मत थी कि लड़का किसी ऑफिस में क्लर्क था और
ऊपर की आमदनी भी काफ़ी थी, जबकि मिशेल की एक ही रट थी कि वो सामने नहीं जाएगी। अम्मा का प्यार अब गुस्सा बनकर इस पे बरस रहा था। अम्मा, खुदा के लिए आहिस्ता बोलें, वो लोग सुन लेंगे। शकीला को अंदर आकर मुदाखलत करना पड़ी। तो ही समझाना सकरी को मरी जा रही है जहांगीर के पीछे। अम्मा ने सिसकती हुई मिशेल को बुरी तरह घूर कर कहा, आखिर आप लोग मुझे मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं जीने देते? मुझे कहीं और शादी नहीं करनी। अगर लोग इतने ही पसंद आ गए हैं तो शाइमा की कर दे, वो कौन सा छोटी है, लेकिन मुझे मजबूर ना करें। खुदा के लिए आपा, तुम ही अम्मा को समझाओ। मिशेल ने बिलखते हुए शकीला से मिन्नत की। अरे वो तो खुद अपाहिज हो गया है, तुझे क्या देगा? ना जाने आंखों से देखेगा भी या नहीं। अम्मा ने लताड़ा, ऐसे ना कहें अम्मा, मैं इसका सहारा बनूंगी, इसका इलाज कराऊंगी, चाहे जितनी भी साल गुजर जाए। ये मेरा आखिरी फैसला है। मिशेल अचानक ही अम्मा के सामने तनकर खड़ी हो गई। देख रही हो इसको, कैसी बेहया हो गई है। अब मैं इनको क्या मुंह दिखाऊंगी? अम्मा ने शकीला से शिकायत की। अच्छा, आप तो बाहर जाएं, इन्हें मैं संभाल लूँगी। जाएं आप, शकीला रशानियत से बोली तो अम्मा ने चाहते हुए भी निकल गई। आपा, आज जहांगीर की पट्टी खुलना थी। अम्मा ने मुझे जाने नहीं दिया, वो मुझे बेवफा समझेगा। आपा, मेरा दिल किसी और के लिए नहीं मानता। खुदा के लिए मुझे इसके पास जाने दो। तुम सब मेरी खुशी चाहते हो ना? मेरी खुशी इसी में है। तुम अम्मा को मना लो प्यारी आपा, इसके अलावा जो कहोगी मैं मानूंगी। अम्मा से दूसरा पेज। अम्मा से सिफारिश करोगी ना मेरे प्यार की? मिशेल दीवानों की तरह कहते हुए शकीला को झिंझोड़े जा रही थी। शकीला भी जैसे होश में आ गई। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। शकीला ने इसकी मिन्नत से मुताशिर होकर आहिस्ता से कहा, तुम फिक्र मत करो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। हम सब जहांगीर के लिए दुआ करेंगे। मैं अम्मा से बात करूंगी, वो यकीनन मान जाएंगी। अब खुश हो जाओ। कब तक हॉस्पिटल चलना है? शकीला ने इसके साथ लगाते हुए मोहब्बत से पूछा तो मिशेल ने खुशी से झूमते हुए इसे चूम लिया। ओह आपा, सदा खुश रहो। मिशेल की आंखें चमक उठी। चलें फिर। शकीला ने इसे देखा। वो मेहमान और अम्मा। मिशेल की जबान रुक गई। इतनी देर में तैयार हो जाओ, मैं मेहमानों को फारिग करके आती हूँ। शकीला नरमी से कहकर बाहर निकल गई तो मिशेल धड़कते दिल के साथ अपना सूटकेस खंगालने लगी। चंद जोड़ों में भी इंतखाब मुश्किल हो रहा था। तब मौसम के मुताबिक कॉटन का फिरोजी रंग का सूट निकाल लिया। जब वो लंबे बालों में फिरोजी प्रांदा डाल रही थी तो शकीला अंदर दाखिल हुई। मिशेल ने सहम कर बगौर इसका चेहरा देखा। चलो। शकीला का चेहरा किसी भी वाजह तासीर से आरी था। ओ अम्मा, मिशेल के हाथ लरज गए। अगर बहादुर बनी हो तो पूरी तरह बनो, अम्मा भी राजी हो जाएंगी। फिलहाल तो इनसे मजीद बात मत करना। माँ बाप औलाद का भला ही चाहते हैं, लेकिन खैर चलो, शाम से पहले वापस आना है, ठीक? शकीला के जवाब पे किसी हद तक तसल्ली हो गई। डरते डरते कमरे से बाहर निकली तो सहन खाली पड़ा था। मेहमान जा चुके थे। इसे देखकर अम्मा ने पीठ मोड़ ली। वो चोरों की तरह शकीला के पीछे निकल गई। जहांगीर की पट्टियां उतर चुकी थी। झलसता हुआ चेहरा इसका मुकद्दर बन चुका था। आंखों की रोशनी पर बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया और दिल खड़ा करके बाथरूम में जाकर आईने के सामने खड़े होकर आंखें खोल दी। वह मुश्किल दीवार का सहारा लेकर खुद को चीखने से बाज रख सका, मगर जब्त का बंधन टूट ही गया। दीवार सर टिकाए बेतहासा रो दिया। माँ बहन के दिल पे ना जाने क्या बीतेगी। इसके साथ ही मिशेल ना तमाम ख्वाहिश का नाम बनकर मजीद दिल को दुखा गई। ना जाने इसे किस गुनाह की सजा मिली थी। इसका लंबा चौड़ा वजूद लरजने की जिद में आया हुआ था। कोई भी तो संभालने वाला नहीं था। ओह मेरे खुदा, बाहर न जाने कौन इसे बुला रहा था। जल्दी जल्दी आंसू आस्तीन से साफ करके वो अचानक ही बाहर निकला था। नैनतारा कमरे के वस्त में खड़ी चारों जानिब देख रही थी। जहांगीर को देखकर खौफ से चिप पड़ी। तुम यानी कि इसकी जबान लड़खड़ा गई। सी आंखें फटी जा रही थी। जी, मैं ही आपका जहांगीर हूँ, जैसे आप बहुत चाहती हैं। जहांगीर बेबसी से मुस्कुराहट के साथ इसके करीब आया तो नैनतारा पीछे हट गई। नजरें आप झुक गई कि जहांगीर की तरफ देखना अब बहुत हौसले की बात थी। कभी वो इसके चेहरे से नजरें नहीं हटाया करती थी। प्लास्टिक सर्जरी इसे वैसा खूबसूरत नहीं बना सकेगी नैनी, जैसा कुदरत ने बनाया था। अभी भी सोच लो, कहीं अपनी वक्ती जज्बातियत में किसी और का नुकसान न कर देना। सहला की बात इसके कानों में गूंज गई।
फरमाइए, आपने किस लिए जहमत की? जहांगीर के लिए इसके तासरात का समझना कुछ मुश्किल नहीं था। वैसे भी इसे परवाह ही कब थी। वो मैं ये कुछ पैसे देने आई थी ताकि नैन तारा पर्स खोले हुए कुछ सोचने लगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपके रुपए से खुशी हुई कि अब मैं आपके लिए कोई कशिश नहीं रखता। जहांगीर ने बेड पे बैठते हुए मुतमईन लहजे में कहा, ऐसी बात नहीं, असल में डैडी को ये बात पसंद नहीं। नैन तारा ने नज़रें चुराते हुए कहा, मैंने आपसे कोई वजाहत नहीं मांगी, मैंने आपसे तो तौका नहीं रखी थी। रही रकम की बात, तो मुझे आपकी किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं। मैं यकीनन आपके लिए अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकूंगा। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। जहांगीर ने रसानियत से बेड पर नीम दराज होते हुए कहा तो नैन तारा मजीद कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई। जहांगीर के होठों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। मिशेल ने इसके कमरे से बाहर निकलते देखा तो इसका दिल डूब सा गया। शकीला के हाथ में थमा इसका हाथ सर्द पड़ गया। क्या हुआ? शकीला ने परेशान होकर इसे देखा। कुछ नहीं, मिशेल ने खुश्क होते हल्क को तर करते हुए दिक्कत से कहा, जाओ अंदर। शकीला ने हल्का सा धक्का दिया। मिशेल की टांगों से जान निकलने लगी थी। धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। जहांगीर करवट लिए लेटा हुआ था। इसने सारे कमरे का जायजा लिया। फूल कहीं भी नजर न आए, अलबत्ता दवाएं की पोर्ची भरी हुई थी। मिशेल जहांगीर इसके कदमों से ही पहचान गया। रुख अभी भी नहीं मोड़ा था। आप कैसे हैं जहांगीर? तबीयत तो ठीक है? नैन तारा से क्या बात हुई? इसने एक ही सांस में पूछ डाला। तुम्हारे लहजे से लग रहा कि मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। जहांगीर इसकी तरफ मुड़े बगैर गंभीर लहजे में कहा, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? मैं बहुत बड़े इम्तिहान के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। आप देखें तो सही। मिशेल रुहासी हो गई। एक अजीब सा खौफ है मिशेल कि अगर तुम भी नैन तारा की तरह मुझे देखकर पलट गई तो फिर मेरे लिए जीने की उमंग खत्म हो जाएगी। मुझे इसी खुशफहमी में रहने दो। जहांगीर को बोझल लहजे पे मिशेल तड़प उठी। आप इधर देखे तो सही। मैं आपका चेहरा नहीं दिल देखूंगी। रही चेहरे की बात, तो हम दोनों इतनी मेहनत करेंगे, एक दिन इस चेहरे को पहले वाले चेहरे पे बदल डालेंगे। और न भी बदले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिशेल मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोली। सच? जहांगीर बेख्तियार इसकी तरफ मुड़ा और मिशेल इसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ी और जहांगीर के मजबूत हाथों पे अपना नाजुक हाथ रखकर अपने जज्बों की तस्दीक कर दी। जहांगीर की नीली आंखों में सितारे उतर आए। चलिए, ये नॉवेल जो है वो कंप्लीट हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक नेक्स्ट नॉवेल आपको सुनाऊंगी, उसके लिए इंतज़ार करिए। खुदा हाफिज़।